हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदाएं। इससे पहले हम लोगों ने इसके चैप्टर के जितने भी पार्ट कर लिए हैं वहाँ जाइए और पहले उनको देख के आइए, ठीक है। 4th चैप्टर चल रहा है और अभी तक का जो हमारा एफर्ट है बहुत अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स, तो वीडियो को भी लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप प्राकृतिक आपदाएँ देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएँ हैं। चलिए देखो, राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि अथवा कौन सा बादल फटना, बाढ़, हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना व वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं। मतलब कौन कौन सी आदि, देखो भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, अतिवृष्टि मतलब क्या होता है ज़्यादा वर्षा का हो जाना, बादल फट जाना। बादल का फटना मतलब किसी जगह पर एक प्रॉपर स्टेट, जैसे कोई जगह है वहाँ पे बादल फट जाता है अचानक से, तो वहाँ पे क्या आती बाढ़ आ जाती एक तरह, ठीक है। बाढ़ आना, हिमपात करना, हिमखंडों, इस तरह की यहाँ पे आपदाएं आती हैं। ये आपदाएं प्राय एक दूसरे से संबंध बिल्कुल रखती हैं। जैसे कैसे, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा है कि एक आपदा दूसरे से लिंक करते हुए आती है। जैसे भूकंप आया, भूकंप आएगा तो ज़मीनें हिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड का आपको पता है कि यहाँ का कैसा है भाई, यहाँ है पूरे पर्वत। अब जैसे ही भूकंप आया तो भूकंप जैसे आएगा तो भूस्खलन होना ही होना है। जब धरती के नीचे प्लेटें हिलेगी तो भैया वो जो आपके जो पहाड़ है वो किस पे टिका हुआ है, धरती पे है ना, तो हल्का सा हिलने पे पूरा भूस्खलन आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे अतिवृष्टि से बाढ़, अतिवृष्टि का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा हो गई तो क्या उससे क्या उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़। भूस्खलन से बाढ़, ऑब्वियसली भूस्खलन से ही बाढ़ हो जाती है। अब जैसे भूस्खलन से कैसे बाढ़ है, लॉजिक की बात है। देखो जैसे भूकंप आया, हुआ भूस्खलन, मिट्टी इट्टी पूरा है, नीचे नदी बह रही है, नदी में गया, बाढ़ की संभावना हुई, ठीक है। बाढ़ से भूस्खलन, बाढ़ से भूस्खलन ये कैसे हुआ। अब देखो जैसे पानी है, पानी का थोड़ा मतलब कह सकता हूँ मैं एक तरह से वो कि बारिश हो गई, बहुत तगड़ी बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो फिर वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो होता क्या है, उत्तराखंड में आखिर है क्या, झरने हैं ना, तो भैया झरनों का पानी का जब लेवल बढ़ जाएगा तो झरना जो गिरेगा उसके कारण क्या, किसी पे बहुत स्पीड से गिरेगा तो भूस्खलन जो होगा वो होना ही है। वही चीज़ है। अतिवृष्टि क्या होता है, अब देखो बरसात के मौसम में अचानक किसी विशेष में अधिक वर्षा अर्थात बादल फटने से प्रायः प्रत्येक वर्ष राज्य को बहुत सारा धन और जन की हानि होती है। ये बिल्कुल हमेशा का है कि यहाँ पर आप अतिवृष्टि तो होती है उत्तराखंड में, जिसके कारण जन और धन दोनों की क्या होती है, हानि होती है। अतिवृष्टि से भूस्खलन और तथा बाढ़ जैसी आपदाएं का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसी अतिवृष्टि भी तो बाढ़ आना ऑब्वियसली है, क्योंकि अतिवृष्टि का मतलब होता क्या है कि ज़्यादा बारिश हो जाना, जिसके कारण भूस्खलन भी हो जाता है। हिमखंडों का गिरना, अब हिमखंडों का गिरना, हिमखंड जो होते हैं, अब यहाँ पर क्या है आपका उत्तराखंड में क्या है पता है ना आपको, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पूरे 12 मास क्या रहती हैं, बर्फ़ से ढका रहता है। अब वहाँ पर क्या होगा, जब क्या होता है वहाँ से हिमखंड गिरते हैं, जिसके कारण हो क्या जाता है, कहोगे बाढ़ आ जाती है। देखो राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी अधिक होती है वहाँ शीत ऋतु में पहाड़ों से हिमखंडों के देखो लुढ़कने व गिरने की घटनाएं होती हैं, ये होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी जन और धन की हानि होती है, ठीक है। वनाग्नि, वनाग्नि का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, हम लोग जंगल गए, तुम भी जंगल जाते हो तो क्या होता है, कोई कोई सुट्टे पीने वाले होते हैं ना, बीड़ी, बीड़ी ला वाला होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आधी बीड़ी जैसे पी ली उसके बाद उसको जलते हुए ही अभी उसमें आग लगे तो वो फेंक देते हैं। अब गाँव में होते हैं पिरूल, पिरूल का मतलब ऐसी घास होती है जो जल्दी से क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। जैसे ही उसमें फेंका, अब तुम्हें तो ध्यान रहा नहीं कि भैया मैंने इसको फेंक दिया और जलता हुआ है, तो जैसे ही फेंका उस पिरूल ने उस पर आग हल्की सी भी सुलग जाती है तो पूरा जंगल साफ कर दिया। ये लापरवाही होती है। दूसरा, जैसे हम पिकनिक बनाने जाते हैं तो पिकनिक बनाने आप गए, वहाँ खाना आना आपने बना दिया, उसके बाद आपने क्या करा, जब आपको खाना बनाने के बाद वापस आना था आपने क्या करा, वहाँ उस आग को खुले छोड़ दी, उस पर पानी नहीं डाला, जिसके कारण उसका जो अब हवा तेज आई तो क्या हो सकता है, कई बार वो जो आग के कोयले उड़ते हुए दूसरी जगह जाते हैं और जंगल में कुछ भी घास सूखी होती है वहाँ पकड़ने के बाद पूरा आग ही आग हो जाता है, वही चीज़ होती है। तो राज्य के कुल भूभाग में लगभग 45% भाग पर वन है। अब लगा लो 45% भाग पर तो वन ही उपस्थित है, कम नहीं है भाई, 50 आधा % भाग मान के चलो उसको, 50 ही तो हुआ आधा, तो 45% भाग बताओ। कभी कभी प्राकृतिक व मानव जनित कैसे उसे जलती हुई माचिस की तिल्ली या बीड़ी सिगरेट फेंकने या कृषकों द्वारा
खेतों का कृषकों के खेतों का अवशेष जलाने या समझबूझ कर मतलब जानबूझकर आग फेंकने या वनों की अवैध चोरी रोकने के लिए ये अचानक से लगाए जाने वाली कभी आतिशबाजी हो जाती, वही चीज़ है इसमें। ठीक हो गया। इसके कारण कभी कभार इसमें इसका नुकसान किसको होता है? जंगली जानवरों को होता है, आम इंसानों को भी होता है, ठीक है, मानव शरीर बस्तियों को, सबको होता है। बाढ़, अब बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ क्या होती है भाई? जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो नदियों का पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो बाढ़ की संभावना होती है। और ये 3 जगहों पर तो लिख के ले लो, किच्छा, रुद्रपुर और एक सितारगंज, यहाँ पर बाढ़ की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर वैसे तो देखा जाए हर जगह छोटे छोटे नाले नदी दिखेगी आपको। कहाँ? ये रुद्रपुर, सितारगंज और किच्छा। जैसे ही बारिश का लेवल बढ़ जाता है तो भाई साहब इतनी तगड़ी बारिश आती है, मतलब वो बाढ़ आती है कि भाई उसको क्या कहा जाए, तो वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है भूस्खलन। क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लो। रीजन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। अब वैज्ञानिकों ने पहली बात तो अब जो भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा है। ठीक है, क्या कहा मैंने? भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया? भारत को वैज्ञानिकों ने 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, जिसमें 2 क्षेत्र मतलब 2 जोन उत्तराखंड में ही है। ठीक है, वो जोन कौन कौन से? एक चौथा, एक पांचवा। अब जोन 4 में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो मैंने कहा 4वीं जोन में। ठीक है, तो याद रख रहे कौन से? देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, ये हो गए। और नैनीताल और उधम सिंह नगर, केवल ये 2 कहाँ से? यहाँ से। अब इसको याद करने का कैसा तरीका? देखो आपको पता है ना, उत्तरकाशी कहाँ? ऊपर टॉप पे, उसी के बगल में देहरादून। थोड़ा आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा? टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हैं जोन 4 में, एक हाँ उधम सिंह नगर है जहाँ हम रहते हैं, और दूसरा नैनीताल है। बिल्कुल हो गया, तो ठीक है, UN हो गया ये जोन 4 में। जबकि जोन 5 देखो ये कैसे याद कर सकते हो? तो बड़े क्षेत्र, देहरादून बड़ा है, उत्तरकाशी बड़ा है, टिहरी गढ़वाल तो ऑब्वियसली आएगा। तो टिहरी गढ़वाल हो गया, और कौन बता? उधम सिंह नगर। ठीक है, जबकि किसकी बात कर रहे हैं हम? जोन 5 में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। देखो पहले आप इतना सोचो कि जो कुमाऊं से कौन कौन से आते हैं वो देखो। कुमाऊं से बचे कितने? यहाँ आगे उधम सिंह नगर और नैनीताल आई। अब बचा क्या? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। अब ये 4 यहाँ आ जाएंगे। अल्मोड़ा हो गया ABC, तो ABC आ गया। ठीक है, और एक P आ जाएगा यहाँ से, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर और ABC, तो चंपावत आ गया और पिथौरागढ़। उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग। ठीक है, 2 वहाँ से है, चमोली और रुद्रप्रयाग। मतलब जब 4 की बात करेंगे तो वहाँ पर जो गढ़वाल से ज़्यादा क्षेत्र आएंगे, और जब 5 की बात करेंगे तो कुमाऊं से ज़्यादा क्षेत्र आते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो। कुमाऊं से जो बचे हुए क्षेत्र वो आएंगे, जैसे अल्मोड़ा, वहाँ कौन कौन से हैं? वहाँ है आपका अल्मोड़ा, वो आपका वहाँ क्या है? उधम सिंह नगर और नैनीताल हो गया। जबकि जोन 5 में क्या आता है? अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, और अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया। ठीक है, और गढ़वाल में कैसे आते हैं? जो जोन 5 में चमोली हो गया, और एक कौन सा होता है? रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह आएगा कि नैनीताल किस जोन के अंतर्गत है, आपसे सीधे पूछेगा। तो आपको याद रखना है नैनीताल जो है जोन 4 के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर भी जोन 4 के अंतर्गत आता है। चमोली किसके अंतर्गत आता है? सीधे आपको याद रखना भाई, चमोली कहते ही दिमाग में छपना चाहिए कि ये सब जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी धारचूला, मुंशियारी, कपकोट, भराड़ी, चमोली व उत्तरकाशी के भूभाग अत्यंत संवेदनशील हैं। ठीक है, होता कैसे? भूकंप आता कैसे? तो भूपटल की कंपन अथवा लहर है। ठीक है, पहली बात, भूकंप आखिर है क्या? भूपटल जो भूमि होती है ना, भूमि के नीचे क्या होना? कंपन होना। ठीक है, जो होता क्या है? जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षीण अवस्था होने से उत्पन्न होती। यह सबसे ज़्यादा अपूर्ण, सूचनीय और विध्वंस प्राकृतिक आपदा। मतलब वही है कि इसको बताया नहीं जा सकता, पता ही नहीं चलता है। फिर अब भूकंप की बात करते हैं। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिक गतिविधियों, भूस्खलन
भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट और बांधों या जलाशयों के धंसने आदि अनेक कारणों से होती है। देखो मैंने कहा था भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। भूकंप का लिंक तो पहले भूस्खलन से है, दूसरा विवर्तनीय गतिविधियाँ, दूसरा क्या है विवर्तनीय गतिविधियाँ, तीसरा भ्रंश, चौथा ज्वालामुखी विस्फोट। मतलब जब ज्वालामुखी फट जाते हैं तब भी क्या होता है भूकंप, क्योंकि ज्वालामुखी का फटना गर्म चीज़ें होती है, वो धरती के अंदर से तो ज्वालामुखी आता है, तो जब वह फटता है तो भूकंप की क्या होती है उत्पत्ति हो जाती है। बांधों या जलाशयों के धंसना, जब बांध जो है, बांध और जलाशय मतलब जहाँ पर जल को एकत्रित करके रखे गया वो जब टूट जाता है तब भी क्या होता है भूकंप। लेकिन पृथ्वी के एस्टिनोस एस्टिनोस्फीयर के मैग्मा में बहने वाली धाराओं के कारण प्लेटों की गतिविधियों से उत्पन्न भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है? अगर बात करेंगे कि पृथ्वी के किसके मैग्मा में बहने वाली धाराओं के कारण या तरंगों के कारण बहुत ज़्यादा भूकंप तगड़ा होता है। जबकि भूस्खलन, बांधों, जलाशयों या अनेक अन्य भूमि को धंसने या ज्वालामुखी विस्फोट आदि कारणों से उत्पन्न भूकंप कम क्षेत्रों को पाए थे। उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये लिखा भी है विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भूस्खलन। चलो भूकंप का लिंक भूस्खलन से हो गया, जलाशय हो गया या बांध हो गया, धंस जाएंगे तब ज्वालामुखी फट जाना भ्रंश हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में कंपन प्राय प्लेटों की गतिविधियों और भ्रंशों की उत्पत्ति के कारण होता है। वैसे पूछा था वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भूकंप प्राय क्यों आता है कहेगा, तो याद है प्लेटों की गतिविधियां। मैंने कहा पहली बात तो भूकंप आता क्यों, प्लेटों की गतिविधियों के कारण ही आता है। और भ्रंशों की उत्पत्ति के कारण क्या आता है, इनका आता है। ठीक है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। इंपॉर्टेंट है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष, मैं कह रहा हूँ इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष कितना सेंटीमीटर खींचती है, उत्तर व उत्तर पूर्व। उत्तर और उत्तर पूर्व का मतलब ये उत्तर है और यहाँ को है पूर्व, तो यहाँ कोई उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर क्या खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थिर यूरेशियन प्लेट, जो तिब्बत प्लेट कहते हैं, इसके लिए अवरोध पैदा करती है। अच्छा, परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह हो रहा है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा निकलने से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। वो ये तिब्बत पे क्या है, तिब्बती प्लेट इसको रोक लेती है। अब वो 5 सेंटीमीटर खिसक रहा है, लेकिन तिब्बती प्लेट क्या करती है, इसको रोकती है। अब वो जब रोकेगी तो भाई उसमें फोर्स लगेगा, फिर ये क्या होगा, टूटेंगे। तो टूटने से फिर क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाएगा, भूकंप क्या होता है आने का वो होता है, कारण होता है। इसी कारण भूकंप क्या होता है आता है। ठीक है, वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य बिंदु केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, जो चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाब गोटी तथा गंगा घाटी से गुजरती है। ठीक हो गया, मतलब वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य बिंदु की बात है। मध्य जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस किस के भी, वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगर पूछा जाए मुख्य केंद्रीय भ्रंश किस किस से गुजरती है, चमोली हो गया, गोपेश्वर हो गया, देवलधार हो गया, पीपलकोटी, गुलाब गोरी तथा गंगा घाटी से गुजरती है। नाम याद रखना, चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाब गोटी और गंगा घाटी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कुमाऊं के कई स्थानों से होकर गुजरते हुए नेपाल की ओर जाती है। मैंने कहा ना नेपाल की ओर जाती है। वैज्ञानिक के अनुसार यह रेखा टेढ़ी बांध के नीचे से होकर गुजरती है। भाई साहब इतना खतरनाक है नहीं, अगर टेढ़ी बांध के नीचे से होकर गुजर रही हो। इसी तर्क को लेकर पर्यावरण सुंदर सिंह बहुगुणा टेढ़ी बांध का विरोध किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो क्या है, सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल किसने टेढ़ी बांध का विरोध करा, क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है टेढ़ी बांध क्या है, सुंदर दिखता है ना, लेकिन वो सुंदर नहीं है। रीज़न है, जिस दिन वो टूटा अच्छे वो तोड़ के जाएगा। तो वो कौन थे, सुंदर लाल बहुगुणा। बहुतों के लाल क्या होंगे, इसमें शहीद हो जाएंगे। राष्ट्रीय भूगर्भिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान, मौसम विभाग, विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आदि ने भारत को अधोलिखित 5
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, कितने? पाँच भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहले न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र 5 से कम तीव्रता, फिर न्यूटन प्रभाव क्षेत्र, न्यूटन मतलब जिसमें बिल्कुल न्यूटन, समझ में आ रहा है, बिल्कुल हल्ला नहीं, जिसमें होता है 5.1 से 6 तीव्रता वाले। फिर अच्छा मतलब 5 से कम तीव्रता वाले आना चाहिए। फिर न्यूटन प्रभाव के लिए आता है तो 5.01 से 6 तीव्रता वाले। फिर मध्य आएगा तो 6 से 7, अधिकतम आएगा तो 7 से 9। अच्छा, अधिकतम अधिक प्रभाव वाले आएगा तो 7 से 9। और जैसे यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ बस याद रखना 7.01 लगा दो। अधिकतम प्रभाव क्षेत्र 9 से अधिक तीव्रता वाला। ठीक हो गया। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें कि उत्तराखंड भी है, अधिकतम एवं अधिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। एक चीज़ बताओ, आपको ये समझ में आया कि जो भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला के अनुसार भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान और मौसम विभाग, विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आदि ने कितने हैं? 3। एक भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विभाग बोलता है, और आपदा प्रबंधन संस्थान, इन तीनों ने क्या है, इसको आदि लोगों ने मतलब भारत को 5 जोनों में क्या है, बांटा गया है। 5 भूकंप। ठीक है। न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र क्या है? 5 से कम। अभी देखो कैसे याद करें। पहला है न्यूनतम, फिर न्यूटन, न्यून हो गया, न्यून, फिर न्यून हो गया, पहले न्यूनतम है, न्यूनतम, तम हटा लो, फिर न्यून हो गया, फिर मध्यम, बीच में आ गया मध्यम, फिर अधिक, फिर अधिकतम। ठीक, न्यूनतम, न्यून, मध्यम, अधिक, अधिकतम। स्टार्टिंग कहाँ से? 5 से कम, फिर 5 से 6, 5.1 से कितना? 6, फिर 6.1 से 7, फिर 7.1 से 9, फिर 9 से अधिक। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें कि उत्तराखंड भी आता है, देखो, अधिकतम एवं अधिक प्रभाव क्षेत्र है के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में भारत के कुल भूकंप के 68% और विश्व के संदर्भ में 10% भूकंप आते हैं। भाई साहब, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, किस में? उत्तराखंड की बात चल रही भाई। भारत के कुल क्षेत्र में कहेंगे तो कितना आता है कहोगे? भारत क्या 68% भूकंप तो उत्तराखंड में आता है, और विश्व की बात करेंगे तो वहाँ भी कम नहीं है, बहुत है, 10% भूकंप। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 50 वर्षों में एक बड़ा भूकंप आता है, ये भी देख लो। एक अनुमान के कहता है कि प्रत्येक 50 वर्षों में एक बड़ा भूकंप आता है। मतलब अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, भारत के उसमें बताएंगे तो 68% है, और अगर विश्व में बोलेंगे तो केवल 10% है। ठीक है, अब कुछ भूकंप विनाशकारी है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे तगड़ा भूकंप देखते हैं, बस हो गया। सबसे तगड़ा दिख रहा है, बस 7 आ गया, 7.5 का है भाई। सबसे वो कौन सा? पिथौरागढ़ में सबसे तगड़ा भूकंप कब आया कहोगे? वो आया था आपका 28 अक्टूबर 1916। ये डेट याद रखो, पिथौरागढ़ में सबसे तगड़ा भूकंप आया। वो कब आया? 28 अक्टूबर। कब आया पिथौरागढ़ में? देख लो, पिथौरागढ़ में भूकंप सबसे तगड़ा कब आया कहा, तो याद रखना पिथौरागढ़ में कब आया सबसे तगड़ा भूकंप? आया 28 अक्टूबर 1916 को। कब? 28 अक्टूबर 1916 को पिथौरागढ़ में सबसे तगड़ा भूकंप आया। क्या? पिथौरागढ़ में सबसे तगड़ा भूकंप कब आया? याद रखना 28 अक्टूबर का था महीना, और 1916। 1916 कैसे याद करोगे? कांग्रेस कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में। तो 28 अक्टूबर 1916 को ही पिथौरागढ़ में सबसे तगड़ा भूकंप है। कितना आया? 7.5 का आया। ठीक है। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंपीय मापी सिस्मिक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होंगे? सबसे बड़ा देखो, देहरादून में तो आता ही है। देखो, टिहड़ी में तो बना बनाया है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पर जो बांध है वो बहुत ही अवैध रूप से बना है। फिर आता है देहरादून, और एक गरुड़ गंगा चमोली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो भाई। 3 है, देहरादून है, टिहड़ी है, चमोली है। देहरादून, टिहड़ी, चमोली सब उधर ही है, गढ़वाल में। टिहड़ी, देहरादून एक सबसे बड़ा है। देखो, एक तो देहरादून है, सब तगड़ा लगता है मेरे को, और टिहड़ी तो चलो वो तो हो गई, और एक चमोली है। चमोली में भी कौन सी? गंगा, गरुड़ गंगा में। ठीक, ये 3 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है पेपर में। 3 जो उत्तराखंड में बनाए गए 3 भूकंपीय मापी कहाँ है? देहरादून में है सर, चमोली में है, चमोली में भी गरुड़ गंगा में है, और तीसरा वाला क्या है? दे रहा है वो टिहड़ी में है। ठीक है। भूस्खलन, भूस्खलन सामान्य मतलब होता क्या है? सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है, जिसमें होता क्या है
शैलें या शैल चूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर नीचे की ओर सरकते हैं। कौन? अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूस्खलन, कभी ऐसे नहीं, मतलब पेपर आपको इतना लॉजिकली पता होना चाहिए भूस्खलन होता क्या है। तो क्या होता है जिसमें शैलें या फिर शैल चूर्ण, ठीक है, शैल चूर्ण गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण कहाँ को लगता है? नीचे साइड को लगता है। और ये भूस्खलन कहाँ होता है? पहाड़ों पे। तो शैल या शैल चूर्ण होते ही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ढालों के नीचे की ओर क्या होते हैं, सरकने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी जो होती है वो सरकने लग जाती है। भाई मिट्टी ऑब्वियसली बात है नीचे साइड को जा रही है, यही भूस्खलन कहलाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी जल भी उपस्थित रहता है, ऑब्वियसली बात है। राज्य में विगत 100 वर्षों में 50 से अधिक विनाशकारी भूकंप इस भूस्खलन आ गए हैं। भूकंप, अतिवृष्टि, पहाड़ी ढलानों पर तेजी से पानी बहना और तथा चट्टानों में पानी जमा हो जाना, दरारों में बर्फ का जमना आदि प्राकृतिक कारणों और ढालों पर सड़क व बांध निर्माण, नहरें, खदान, उत्खनन, अतिचारण, नवीनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि आदि मानवीय कारणों से भूस्खलन आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भूस्खलन आ सकता है, तो वो इसमें समझा चुके हैं। आपको समझ में आया क्या समझा रहा है? वो कह रहा है भूकंप होना, ये मैंने कहा था लिंक है, भूस्खलन और भूकंप एक दूसरे से लिंक होता है। अतिवृष्टि, अब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी दिक्कत तो है ही। पहाड़ी ढालों पर तेज़ी से पानी बहना, जिस टाइम पे पहाड़ी ढालों पर तेज़ी से पानी बहेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, जो गुरुत्व है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो, जिसके कारण क्या है, भूस्खलन आ सकता है, ठीक है। और क्या है उसके बाद, चट्टानों में पानी जमा हो जाना। देखो चट्टानों में जैसे पानी जमा हो गया, अब उसमें ज़्यादा पानी जमा होगा तो वो पानी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। अब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो एक ही बार में टूटेगा, जिसके कारण हो क्या जाएगा, वहाँ से क्या होगा, भूस्खलन होना स्टार्ट हो जाएगा। दरारों में बर्फ़ का जमना, जैसे दरारों में बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ अचानक से गिरती है तो वो क्या हो, दीवार को लेके ही गिरेगी, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक कारणों और ढालों पर सड़क। अब होता क्या है, हमारा आजकल क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मैंने कहा हम लोग का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसके कारण विकास तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान भी हम लोगों को ही हो रहा है, समझ में आया। तो वही होता है, विकास भी होता है जिसके कारण मतलब हमारा वो भी हो रहा है विनाश। कैसे हो रहा है, जैसे हमने क्या कर रखी, ढालों पर सड़क बना दी। अब सड़क जो काट रखा है ना, तो लेवल अचानक से कभी भी टूट सकता है, तो वही चीज़ होती है, तो वही चीज़ हो, ठीक है। देखो भारी वर्षा, भूकंप तथा विनिमयकरण से भूस्खलन क्रिया त्वरित होती है। अच्छा, त्वरित किससे होती है? मैंने कहा भूकंप जो है वो डायरेक्ट लिंक है भूस्खलन से, और भारी वर्षा हो गई, अतिवृष्टि हो गई, और लास्ट है नवीनीकरण, जो हम नवीनीकरण करें, ये तो समझ में आना चाहिए। नवीनीकरण क्या होता है? नवीनीकरण का मतलब जो चल रहा है अभी, ठीक है, जो हमारा विकास हो रहा है उसकी बात करें। पदार्थ एवं उसके स्थानांतरण के कारण पर उसके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शैल, मृदा अपरदन, सर्पण, प्रवाह आदि। कोई पूछ लेगा कि बताइए भूस्खलन क्या होते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए मतलब ना, जो ये आपकी परीक्षा हो रही है इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, हर लाइन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको कुछ नई चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भैया वो हर कोई पढ़ रहा है आजकल, आपको सक्सेस ऐसे प्राप्त नहीं होगी। आपको क्या करना, एक एक लाइन को तोड़ मोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, भले आपको 1 महीना लगे लेकिन कन्फर्म 1 महीना आप उसको दो। उसके बाद अगर अगले महीने आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आपको अच्छी तरह याद हो, ऐसा आप लोग को लगना चाहिए खुद से, ठीक है। बिल्कुल, वो आज के बाद 1 महीना क्या, आप पूरे साल भर देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में एक चैप्टर आप खत्म कर लो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, देखो कैसे होता है, शैल, मृदापर्दन, सर्पण, प्रवाह आदि से क्या होता है, भूस्खलन जो होते हैं अनेक प्रकार के यही होते हैं। अगर प्रकार पूछेंगे तो शैल हो गया, मृदापर्दन हो गया, सर्पण, प्रवाह। अब होता क्या है, भूस्खलन का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। और पिछली बात है, भूस्खलन क्या होगा, जहाँ पेड़ मतलब नॉर्मल आदमी रहता है, ठीक है, जहाँ पहाड़ होंगे तो वहीं तो भूस्खलन का तो नॉर्मल क्षेत्रों में पाया जाता है। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पट्टियों का टूटना, किसका, रेल पटरियों का टूटना, जल वाहिनियों में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वही है, जैसे अब क्या हो रहा है, देखो चट्टान टूट गई, किस्मत टूट गई कहोगे, जहाँ पे हम लोगों ने जल इकट्ठा कर रखा। अब वो चट्टान जब उसमें टूटेगी तो जो पानी का सर्कुलेशन हो आगे को बढ़ेगा ना। अब आगे को बढ़ेगा तो आगे फोर्स से पड़ेगा, जहाँ पर उसको बांधा गया है वहाँ पे उससे जितना उसका फोर्स की क्षमता रोकने की, उससे ज़्यादा फोर्स बढ़ गया। जैसे उससे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा तो पूरा टूट जाएगा, जिससे भूस्खलन तो आएगा और साथ ही साथ बाढ़ भी आएगी। वही चीज़ होती है। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव,
बाढ़ ला जाता है। वही देखो मैं कहा था ना कि नदी रास्तों में क्या होता है, बाढ़ ला जाता है, जान मान की तो हानि होती है। इससे इस क्षेत्र में आवागमन मुश्किल हो जाता है। समझ में आया। और विकास कार्यों में भी रफ्तार धीमी हो जाती है। चलिए उसके बाद